हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशनल चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को। तो कुछ उन टॉपिक्स पे जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर का जो डिफिनीसन होता है, दिया जाता है, जो सॉयल और क्रॉप के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो जो मॉडर्न फार्मिंग हम लोग करते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स करते हैं, इसमें पौधे पानी में उगाए जाते हैं। एरोपोनिक्स करते हैं, इसमें पौधे की जड़ें हवा में लटकती रहती हैं। और एक्वापोनिक्स में जो होता है, इसमें मछली पालन और हाइड्रोपोनिक्स को एक साथ किया जाता है। इसमें ये तीनों फार्मिंग में हम लोग सॉयल का यूज नहीं करते हैं। तो कहाँ से ये डिफिनीसन सही है कि सॉयल और सीड के बीच का इंटरेक्शन। तो एक डिफिनीसन दिया गया है कि एन एक्टिविटी ऑफ मैन प्राइमरली एम्ड एट द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर एंड फ्यूल etc by optimum use of terrestrial resources is known as agriculture। टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, इन्वायरमेंट। तो मैन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके फूड, फाइबर, फ्यूल का प्रोडक्शन करता है, उसको हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे हाइड्रोपोनिक्स में वाटर का यूज हो रहा है, एरोपोनिक्स में इन्वायरमेंट का यूज हो रहा है। तो नेचुरल रिसोर्स को यूज करके जो हम लोग फूड, फाइबर, फ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। उसी का डिफिनीसन हिंदी में मैंने नीचे लिख रखा है। और जो एग्रीकल्चर होता है वो टू लैटिन वर्ड से डिराइव होता है। एग्री मतलब सॉइल होता है और कल्चर मतलब टू कल्टीवेट। आप लोगों ने लेटिन और ग्रीक वर्ड पढ़ा होगा। ये होता क्या है? लेटिन वर्ड मतलब कि जिन शब्द के अंत में कल्चर आता है उसे लेटिन वर्ड कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ओरेलिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में कल्चर नहीं आता, फिर भी उन्हें हम लेटिन वर्ड कहते हैं। जैसे क्रेडिट, सेल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, सॉयल, मार्केट etc। इन सब के लास्ट में कल्चर नहीं आता, फिर भी हम इन्हें लेटिन वर्ड कहते हैं। उसी तरह जिन शब्द के अंत में लॉजी आता है उससे हम लोग ग्रीक वर्ड कहते हैं। पेडोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इंटमोलॉजी। बट कुछ शब्द के लास्ट में लॉजी नहीं आता, उससे भी हम लोग ग्रीक वर्ड बोलते हैं। जैसे एग्रोनॉमी, ऑर्थोपोडा, क्लाइमेट, एंजाइम, प्लास्टिड, ग्राउंडनट etc। तो आप इन पे ध्यान दीजिए। और बोला जाता है एग्रीकल्चर के ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉइल साइंस, इंटमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। ये सब जो हैं ये एग्रीकल्चर के ब्रांच हैं जो आपको बीएससी एजी में पढ़ना है। इन सब के बाद हम लोग अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। जो एग्रोनॉमी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जो टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट मैं इनमें कुछ ही टॉपिक्स को आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैं कवर नहीं कर सकता। जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं नहीं पढ़ा रहा उनको भी आप कवर कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो इरिगेशन टॉपिक्स है और वीड वाला जो टॉपिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो इरिगेशन से और वीड मैनेजमेंट से, वीड का जो टॉपिक है खरपतवार का, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो पहला जो टॉपिक्स है वो क्या है? एग्रोनॉमी और उसका स्कोप और उसका इम्पोर्टेंस। तो एग्रोनॉमी क्या होता है तो हम लोग ये देखते हैं। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन। ये एग्रीकल्चर का ब्रांच है, हम लोग ने देखा था। इसमें क्या करते हैं कि इसमें फील्ड मैनेजमेंट करते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फील्ड मैनेजमेंट जो करते हैं क्रॉप को उगाने के लिए, वो एग्रोनॉमी में आता है। इसी के हिंदी डिफिनीशन मैंने लिख रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और पूछा जाता है जैसे एग्रोनॉमी का फादर कौन है, तो मैंने लिख रखा है पेट्रियॉट डी क्रिसेंजीज। पेट्रियॉट डी क्रिसेंजीज, ये भी पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में। और इसके स्कोप क्या क्या हैं? एग्रोनॉमी के स्कोप पेपर में आपके आ सकता है। तो क्या क्या स्कोप हैं? पहला है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉप को उगाना बाय मैक्सिमाइज और यील्ड, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना। क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाना, वो एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। सॉइल मैनेजमेंट करना मतलब सॉइल फर्टिलिटी, सौ की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना। सुटेबल टाइमिंग ऑफ सोइंग मतलब कि किस टाइम पे आप क्रॉप को सो करेंगे जिससे उसका जर्मिनेशन, उसका उपजाऊ अच्छा हो। चौथा है मेंटेनिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरीज इन प्रॉपर शेप, मतलब जो मशीन्स होते हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, प्लाऊ हो गया, रोटावेटर हो गया, उसको आप सही तरीके से यूज़ करना आप एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग देयर फीडिंग मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म यार्ड एनिमल्स प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड काउ।
जो एनिमल का मैनेजमेंट होता है वो भी आप लोग, जो लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट होता है वो भी आप लोग एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। जो मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं उसका मैंने हिंदी भी डिफिनीसन लिख रखे हैं, जिसको जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में आएगा वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जिन बच्चों को हिंदी समझ में आएगा वो हिंदी में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एग्रोनॉमी के। एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंस क्या क्या है? पहला है हायर क्रॉप यील्ड, मतलब कि क्रॉप के यील्ड को बढ़ाना। दूसरा क्या है? सॉइल फर्टिलिटी एंड कंजर्वेशन, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाना और सॉइल फर्टिलिटी को कंजर्व करके रखना, रोक के रखना, मतलब उस सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म ना हो। इफ़िशियंट वाटर यूज, वाटर का जो यूज है उसको इफ़िशियंट करना, मतलब वेस्ट ना हो वाटर का। चौथा है बैलेंस न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके चलना। और पांचवा है वीड पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, प्रोटेक्ट क्रॉप एंड रिड्यूस इल लॉस, मतलब कि वीड से, पेस्ट से, डिजीज से क्रॉप को बचाना जिससे हमारा इल लॉस ना हो। उसी को इम्पोर्टेंस को मैंने हिंदी में लिख रखा है, जिसको हिंदी में समझ में आएगा वो हिंदी में पढ़ेगा। और जो हेडिंग्स मैंने इंग्लिश में डाल रखे हैं, आप हेडिंग्स को ज़रूर इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाकी जो डिफिनीसन वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, टीलेज का टॉपिक। ये भी अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टीलेज क्या होता है? अगर आसान भाषा में समझे तो फील्ड का जो प्रिपरेशन होता है उसको टीलेज करते हैं। फील्ड का प्रिपरेशन मतलब क्या? जो खेत की जुताई होती है क्रॉप लगाने से पहले और क्रॉप लगाने के बाद, जो फील्ड का जो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं उसको हम लोग टीलेज करते हैं। टीलेज इज अ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल टू क्रिएट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द क्रॉप फॉर बेटर जर्मिनेशन, मतलब कि सॉइल का कल्टीवेशन करना, सॉइल की जुताई करना फॉर क्रॉप के लिए, जो अच्छा इन्वायरमेंट क्रॉप के लिए जो हम दे सकें सॉइल को जुताई करके, और फॉर जर्मिनेशन मतलब उसके उगने के लिए। इसको हिंदी में लिख रखा है। फादर ऑफ टीलेज कौन है? जेथ्रो टूल। और टीलेज का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीलेज का? टू मेक द सॉयल लूज एंड पोरस, मतलब कि सॉयल को लूज करना, मतलब उसको भुरभुरी कर देना। जो कम्पैक्ट सॉयल होते हैं, मतलब जो टाइट सॉयल होता है उसको लूज कर देना। टू रिमूव वीड्स, मतलब खरपतवार को उसमें से हटा देना, जो अनवांटेड क्रॉप होते हैं खेत में उसको जोत के हटा देना। टू मिक्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऑफ मैन्योर को मिक्स करना खेत में। टू रिमूव स्टबल मतलब कि क्या होता है? जो आप धान देखे हो ना, जो धान को आप काटते हो तो जो हिस्सा बच जाता है नीचे उसको हम लोग स्टबल्स कहते हैं, तो उसको हटा देते हैं जोत के। टू ब्रेक हार्ड पेन्स, मतलब हार्ड पेन मतलब जो कम्पैक्ट बिग स्टोन जो होते हैं, मतलब मिट्टी जो बिग स्टोन बना लेती है उसको जोत के भुरभुरी करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं टीलेज के। टीलेज के बाद एक टॉपिक आता है टिल्थ। टिल्थ क्या होता है? टिल्थ इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टीलेज। टीलेज के बाद जो सॉइल का जो कंडीशन होता है, मतलब टीलेज के बाद, टीलेज हम लोगों ने कर दिया मतलब खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद जो कंडीशन होता है सॉइल का उसको कहते हैं टिल्थ। उसके बाद पूछता है गुड टिल्थ क्या होता है, बैड टिल्थ क्या होता है? मतलब कि टीलेज के बाद जो हम लोग जुताई कर दिया उसके बाद जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम टिल्थ। उसमें वो गुड टिल्थ क्या होता है और बैड टिल्थ क्या होता है? मतलब कि जो सॉइल है अगर वो भुरभुरी हुई, वो वेल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी रही, वो वेल एरिएटेड रही, तो उसको हम लोग गुड टिल्थ बोल देंगे। और बैड टिल्थ किसको बोलेंगे? अगर जो जुताई के बाद अगर सॉइल कम्पैक्ट रहा, मतलब वो उसका हार्ड स्टोन ही रहा, वो हार्ड रहा, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं रही, वे पुअर एरिएटेड रहा और उसमें अच्छा जर्मिनेशन नहीं हुआ क्रॉप का, तो उसको हम लोग बैड टिल्थ बोलेंगे। इसके बाद लोग देखते हैं टाइप ऑफ टीलेज। टाइप ऑफ टीलेज भी पेपर में पूछ सकता है। देखो दो प्रकार का टाइप ऑफ टीलेज होता है। एक जो आप क्रॉप लगाते हो उसके पहले का टीलेज होता है, और एक जो आप क्रॉप लगा देते हो उसके बाद का फील्ड प्रिपरेशन होता है। मतलब पहले क्या होता है, अब जो क्रॉप लगाते हो उससे पहले आप क्या करते हो, जब क्रॉप लगाते हो उसके बाद कौन सा आप प्रिपरेशन करते हो फील्ड का? तो पहले वाले को बोलते हैं प्रिपरेटरी टीलेज और कल्टीवेशन, और आप क्रॉप के बाद वाले को बोलते हैं आफ्टर कल्टीवेशन। आफ्टर कल्टीवेशन टीलेज। प्रिपरेटरी टीलेज मतलब कि जो क्रॉप लगाने से पहले का टीलेज होता है। आफ्टर कल्टीवेशन मतलब क्रॉप लगाने के बाद का टीलेज होता है। तो प्रिपरेटरी टीलेज में तीन टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी टीलेज होता है, एक सेकेंडरी टीलेज होता है, एक आपका लेआउट ऑफ सीड बेड होता है। प्रिपरेटरी टीलेज में हम लोग देखते हैं प्राइमरी टीलेज क्या होता है। ये प्रिपरेटरी टीलेज का टाइप है आपके, मतलब कि टीलेज के दो टाइप होते हैं, एक प्रिपरेटरी टीलेज, एक आफ्टर कल्टीवेशन टीलेज। उसके बाद प्रिपरेटरी टीलेज में हम लोग तीन टाइप पढ़ते हैं। प्राइमरी टीलेज ये क्या होता है, प्राथमिक जुताई, मतलब खेत का जो पहला जुताई होता है, मतलब जो धान का जो खेत होता है, गर्मी में हम लोग धान की बुआई करने के लिए जो हम लोग खेत तैयार करते हैं तो पहला जुताई होता है। किससे होता है? प्लाऊ से। प्लाऊ मतलब जो हल होते हैं उससे जो पहली जुताई होती है उसको हम लोग प्राइमरी टीलेज करते हैं। सेकेंडरी टीलेज किसे कहते हैं? सेकेंडरी टीलेज मतलब जो प्राइमरी टीलेज के बाद जो दूसरी जुताई होती है, दूसरी जुताई किससे करते हैं हम लोग? रोटावेटर से करते हैं। जो कि जो मिट्टी मतलब हल से जो हम लोग जुताई करते हैं तो उसमें कुछ मिट्टी कॉम्पैक्ट होती हैं,
हार्ड फॉर्म में होती हैं, तो उसको और भुरभुरी करने के लिए हम लोग रोटावेटर का यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी टिलेज करते हैं। प्राइमरी टिलेज के बाद जो हम लोग टिलेज करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी टिलेज करते हैं। प्राइमरी टिलेज में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, प्लाऊ हल का यूज़ करते हैं, डिस्क हैरो का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी टिलेज में हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी टिलेज में हम लोग हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर का यूज़ करते हैं फाइन पार्टिकल्स, मिट्टी को फाइन बनाने के लिए। थर्ड होता है आपका लेआउट ऑफ सीड बेड। लेआउट ऑफ सीड में मतलब कि नर्सरी को उगाना। जैसे आप धान की नर्सरी उगाते हो तो उसको उसका जो बेड बनाते हो, मतलब कि नर्सरी के लिए जो आप खेत बनाते हो, पूरे खेत में तो नर्सरी उगाओगे नहीं, उसके लिए एक छोटा सा एरिया आप चूज़ करोगे, उसमें आप नर्सरी को उगाओगे। तो उसका जो प्रिपरेशन होता है उसको कहते हैं लेआउट ऑफ सीड बेड। ये आपका प्रिपरेटरी टिलेज में आता है। उसके बाद आफ्टर कल्टीवेशन क्या होता है, आफ्टर कल्टीवेशन जो आप क्रॉप लगा दिए उसके बाद जो आप कल्टीवेशन करोगे, आप उसमें के बाद आपका क्या कल्टीवेशन करोगे, उसके बाद जो उसमें वीड होते हैं, जो क्रॉप में आपके वीड उगता है, मतलब खरपतवार जो उग जाते हैं, तो उनको आप लोग हाथ से या निकाल दो या हो से हो, मतलब कि जो खुरपी होता है उससे आप निकाल दो, तो वो आपके आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज में आते हैं। ये दो टाइप होते हैं आपके टिलेज के। फिर हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है। मैन्योर आपने देखा होगा जो हम लोग नेचुरली घर पे ही बनाते हैं, जैसे गाय के गोबर से बनाते हैं और हरी भरी पत्तियों से जो हम लोग बनाते हैं, या किचन वेस्टेज से बनाते हैं, तो उसे मैन्योर कहते हैं। और फर्टिलाइज़र क्या होता है, जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उसे हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो मैन्योर का डिफिनीशन देख लेते हैं। मैन्योर इज एनी नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज एनिमल डंग, कंपोस्ट दैट इज एडेड टू सॉयल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट ग्रोथ। मतलब कि जो नेचुरली हम लोग घर पे बनाते हैं, जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, जो हमारे सॉइल क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाता है, उससे हम लोग मैन्योर कहते हैं। मैन्योर के एग्जांपल देख लीजिए, फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब गोबर की खाद से जो हम लोग बनाते हैं उसको कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है, सड़ी गली पत्तियों और कचरों से बनी खाद। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, खेत में उगाई गई हरी फसल जो जोतने के बाद मिट्टी में मिल जाती है, उसे ग्रीन मैन्योर कहते हैं। एनिमल मैन्योर कहते हैं गाय का जो गोबर होता है, गाय भैंस, या फिर जो एनिमल का जो डंक होता है, उसे कहते हैं हम लोग एनिमल मैन्योर। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र जो फैक्ट्री में बनते हैं उसे हम लोग फर्टिलाइज़र बोलते हैं। फर्टिलाइज़र इज अ सब्सटेंस आइदर नेचुरल और सिंथेटिक दैट इज एडेड टू सॉयल और प्लांट टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड प्रमोट हेल्थ प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइज़र जो होता है हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, उन्हें फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्रमोट करता है ये हेल्दी प्लांट ग्रोथ को, मतलब ये जल्दी से उसमें मिट्टी में मिल के ये प्लांट ग्रोथ को जो होता है प्रमोट करता है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, यूरिया, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, डीएपी, डाइअमोनियम फॉस्फेट, पोटास, पोटेशियम फर्टिलाइज़र। इसके बाद ये आता है बायो फर्टिलाइज़र का आता है। बायो फर्टिलाइज़र का बायो फर्टिलाइज़र इज ए सब्सटेंस कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कंटेंट क्या करता है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच when applied to seed, plant surface or soil enhance the availability of nutrients to plants and promote their growth naturally। मतलब बायो फर्टिलाइज़र को हम लोग अप्लाई करते हैं सीड में, प्लांट में या सॉइल के सरफेस पे, ठीक है। ये क्या करता है, इन्हेंस करता है एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को इन्हेंस कर देता है, नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ा देता है प्लांट में, जिससे प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो राइजोबियम, ये लेगुमिनस क्रॉप क्या होता है, दलहनी फसल होती है। लेगुमिनस क्रॉप के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एजेडोबैक्टर समान फसलों के लिए मुख्य रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एजोफिरिलियम ये अनाज फसलों में नाइट्रोजन प्रदान करता है। ब्लू ग्रीन एल्गे ये धान की खेती में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है, ये पेपर में पूछता है। तो क्या डिफरेंस होता है, पहले तो इसका डिफिनीशन हम लोग देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स एडेड टू द सॉइल इम्प्रूव फर्टिलिटी। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसको अगर सॉइल में ऐड करेंगे तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं, अगर इसको सॉइल में ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। दूसरा हम लोग देखते हैं सोर्स, ये मतलब मैन्योर किस सोर्स से आता है, एनिमल डंग से आता है, कंपोस्ट से ये आता है। फर्टिलाइज़र कौन से सोर्स से आता है, यूरिया से हम लोग को फर्टिलाइज़र मिलता है, डीएपी, पोटास, ठीक है। न्यूट्रिएंट कंटेंट, कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है मैन्योर में, लो एंड स्लोली रिलीज, मतलब कि मैन्योर अगर आप
मेन्योर जो आप मिलाओगे खेत में तो वो स्लोली मतलब कि रिलीज़ होगा। मतलब कि अगर आपको खेती करना है किसी भी क्रॉप का तो आप 1 या 2 महीने पहले मेन्योर को खेत में मिलाते हो, क्योंकि वो स्लोली, ठीक है, वो स्लोली खेत में मिलता है, वो स्लो होता है। और जो फर्टिलाइज़र होता है हाईली अनकंसनट्रेटेड होता है, मतलब वो जल्दी से काम करता है फर्टिलाइज़र, और मैन्योर जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है। इसलिए फर्टिलाइज़र जो होता है क्रॉप को, जो हम लोग क्रॉप की सोइंग करते हैं, क्रॉप को जो बुआई करते हैं, तभी हम लोग फर्टिलाइज़र को उसमें करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से वो काम करता है। और जो मैन्योर होता है वो धीरे धीरे काम करता है, इसलिए उसको 1 महीने पहले ही हम लोग खेत में उसको मिला देते हैं, क्योंकि वो जब हम लोग क्रॉप बोएं तब तक वो काम कर चुका हो। टाइम अफेक्शन, स्लो एक्टिंग होता है मैन्योर, ये फास्ट एक्टिंग होता है। कॉस्ट जनरली चीपर, क्योंकि हम लोग मैन्योर को हम लोग घर पे बना सकते हैं, तो मैन्योर का कॉस्ट होता है वो कम होता है। और फर्टिलाइज़र को हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ये एक्सपेंसिव होता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, मैन्योर जो होता है इको फ्रेंडली होता है, और फर्टिलाइज़र जो होता है वो पॉल्यूटेड होता है इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। इसी को मैंने हिंदी में लिख रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी इसके बहुत से टॉपिक बच चुके हैं, जैसे सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप बचा है, वाटर यूज इफिशियंसी बचा है, अभी इरिगेशन वाला पार्ट बचा है, वीड वाला पार्ट बचा है। तो वो जो टॉपिक है वो हम लोग एग्रोनॉमी के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो टॉपिक बच चुके हैं वो हम लोग एग्रोनॉमी के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। मैं सारे टॉपिक को कवर नहीं किया हूँ, कुछ टॉपिक को ही कवर किया हूँ। जिन जिन टॉपिक को कवर किया हूँ आप लोग इस वीडियो में पढ़ लीजिएगा, और जिन जिन टॉपिक को कवर नहीं किया हूँ वो आप लोग कहीं और से पढ़ लीजिएगा, पर पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है एग्रोनॉमी का, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उनका सलूशन ज़रूर दूंगा आपको। थैंक यू। और जो इनके नोट्स हैं, जब मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँगा तो इनके जो नोट्स हैं मैंने जो हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख रखे हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा। अब वहाँ पे जाके इनके नोट्स को आप डाउनलोड करके अब अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।